प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपक सालवी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ड्राइंग एंड पेंटिंग एट गवर्नमेंट कॉलेज सागवाड़ा। प्रिय विद्यार्थियों, इन ई व्याख्यानों की श्रृंखला में हम इन ई लेक्चर्स, अभी ये जो 2-3 ई लेक्चर्स हैं, इनके माध्यम से हमने अभी तक जो इतने भी ई लेक्चर्स बनाए हैं उनका हम रिवीजन कर रहे हैं कि अभी तक हमने किन किन ई लेक्चर्स को पढ़ा और उसमें पीडीएफ नोट्स में क्या क्या पढ़ा, क्या क्या सुना हमने, इसको लेकर अपन फोकस कर रहे हैं इन 2-3 ई लेक्चर्स में, जिसके अंतर्गत हम अभी इन ई लेक्चर्स में सृजनात्मक प्रवृत्तियों के बारे में बात कर रहे हैं, क्रिएटिव प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं कि क्रिएटिव प्रोसेस होता क्या है। तो इससे पहले क्रिएटिव प्रोसेस के अंतर्गत मैंने पहले सृजनात्मक प्रवृत्तियों को समझाया। उसके पश्चात क्रिएटिव प्रोसेस 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें निरीक्षण और देखने की प्रक्रिया पहला है, ऑब्जर्वेशन जिसे कहेंगे हम। दूसरा अनुभूति या ग्रहण करने की प्रक्रिया, परसेप्शन उसे कहेंगे। नेक्स्ट है कल्पना की प्रक्रिया, इमेजिनेशन। और फोर्थ है सृजनात्मक अभिव्यक्ति की प्रक्रिया। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें ये चारों में से मैंने निरीक्षण या देखने की प्रक्रिया के बारे में बात करी थी, ऑब्जर्वेशन जिससे कहेंगे, उसके बारे में बात की थी। अब हम थोड़ा उससे आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट पे आते हैं हम, अनुभूति या ग्रहण करने की प्रक्रिया, ऑब्जर्वेशन। तो सौंदर्यानुभूति जो है वो कला की आत्मा है और श्रेष्ठ कला उन सहज अनुभूतियों का संकलन करती है जो संवेदनाओं और प्रभावों से संबंधित होती है। अनुभूति मानव मन की एक क्रिया है जो सौंदर्य, चेतना और रूप बोध के द्वारा हमें संतुष्टि देती है। विद्वानों ने अनुभूति को सहज ज्ञान, इंट्यूशन माना है। और आर्जिन कलिंगुड के अनुसार कलाकृति का लक्ष्य अनुभूति की अभिव्यक्ति है। और टॉलस्टॉय जो हैं उन्होंने भी मानव जीवन में अनुभूति का महत्वपूर्ण स्थान माना है। और भरत मुनि ने रस की अनुभूति को ही कला का मूल स्वीकार किया है। नेक्स्ट आता है कल्पना की प्रक्रिया। तो कल्पना किसी कलाकार के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखती है और कलाकार के लिए कल्पनाशील होना, संवेदनशील होना बहुत महत्वपूर्ण है। और डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार जिस अभिव्यंजना अर्थात अभिव्यक्ति में आंतरिक भावों का प्रकाशन अथवा प्रदर्शन हो, सही अर्थों में वही कला है। और कल्पना से ही बुद्धि और संकल्प को विशेष सामग्री मिलती है और कल्पना कलाकार की सृजनात्मक शक्ति मानी जाती है। नेक्स्ट आपका आता है, चौथा पॉइंट आता है सृजनात्मक अभिव्यक्ति की प्रक्रिया, क्रिएटिव एक्सप्रेशंस। आदिकाल से ही मनुष्य में अभिव्यक्ति करने की क्षमता होती है। जन्म से ही मनुष्य जो है वो जन्म से ही अपने भावों को दूसरों के माध्यम से संप्रेषित करता है, दूसरे माध्यमों से, कई माध्यमों से संप्रेषित करता है। और अभिव्यक्तियाँ स्वच्छंद और मुक्त हो सकती है, कही जा सकती है। और यही अभिव्यक्तियाँ जो है कलाकार को सृजन करने के लिए प्रेरित करती है। और कलाकृति कलाकार के मस्तिष्क की वह सृजन प्रक्रिया है जहां वह अपने अनुभवों को निश्चित कला तत्वों एवं सौंदर्य सिद्धांतों के आधार पर अभिव्यक्त करता है। ये हमारा सृजनात्मक प्रवृत्तियों का पार्ट रहा। अब नेक्स्ट हम आ रहे हैं, नेक्स्ट जो है पार्ट वो हमारा चित्रकला के तत्वों के बारे में बात की थी हमने कि जो चित्रकला है उसके बेसिक फंडामेंटल्स क्या है। मैंने इस पे भी बहुत ई लेक्चर्स बनाए हैं और आप इन ई लेक्चर्स को देखें। मैंने इसमें डायग्राम्स भी डाले हैं, मैंने इसमें कलर प्लेट्स भी डाली है, हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया था। आप उन लेक्चर्स को भी देखें, इस रिपीटिशन को भी देख सकते हैं। देखें बेसिक एलिमेंट्स ऑफ पेंटिंग, कला, चित्रकला के मूल तत्व। तो आपको पता है कि कला जो है वो भावों का प्रदर्शन होता है और कलाकार जो होता है मानव को जो उसको दृश्य रूप में जो दिखता है उसको वो
प्रकृति के अवयव हो गए, मानव निर्मित वस्तुएं होती, उनको जो देखता है और उनको पुनः नवीन पटल पर सृजित करता है, जिसे हम दृश्य कला कहते हैं। और चित्रकला भी उसका एक भाग है। और पूर्व के जो अध्याय पढ़े थे हमने, उसमें कला, प्रकृति, समाज एवं भारतीय कला के विविध रूपों का हमने अध्ययन किया था। और कलाकार को, जो भी चित्रकला का विद्यार्थी है, कलाकार है, उसको चित्रकला के मूल तत्वों के बारे में अच्छा ज्ञान होना आवश्यक है, जब भी वो अच्छी से अच्छी कृतियों का निर्माण कर सकता है। और चित्रकला के प्रस्तुतिकरण के लिए कलाकार किन्हीं निश्चितम मापदंडों व तत्वों का सहारा लेता है, जिसके माध्यम से वह अपनी कलात्मक प्रस्तुति को प्रभावपूर्ण बनाता है। और कला के जो तत्व हैं, 6 तत्व कला के महत्वपूर्ण हैं: रेखा, लाइन; रूप, फॉर्म; रंग, कलर; तान, टोन; पोत, टेक्सचर; अंतराल, स्पेस, डिवीजन। तो रेखा के बारे में बात करेंगे हम। लाइन, तो इसके अंतर्गत ए लाइन थस कैन बी सेड ए सिंबॉलिक मार्क डिनोटिंग मूवमेंट एंड फोर्स इन ए फॉर्म मेटर्ड बाय द आई। और ये चित्रकला का सबसे प्राचीन तत्व है और प्रमुख तत्व है। और किसी चित्र धरातल पर कोई प्रतीक या चिन्ह अंकित करना अंकन कहलाता है, ड्राइंग जिसको बोलते हैं वो कहलाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसके अंतर्गत मैंने चित्रकला के रेखा के अंतर्गत परिभाषा बताई थी। रेखा 2 बिंदुओं या 2 बिंदुओं के बीच का विस्तार है और कई बिंदुओं के पंक्तिबद्ध समूह से रेखा बनती है। तो रेखाओं के वर्गीकरण के बारे में बात की थी मैंने। रेखाएं 2 प्रकार की होती है, औपचारिक रेखाएं और अनौपचारिक रेखाएं। औपचारिक रेखाएं ज्यामितीय रेखाएं कहलाती है, जो यंत्रों की सहायता से खींची जाती है। अनौपचारिक रेखाएं, हाथ से खींची हुई रेखाओं को अनौपचारिक रेखाएं कहते हैं। इसके अंतर्गत मैंने आपको रेखाओं के प्रभाव के बारे में बताया था कि सीधी खड़ी रेखा, लंबवत रेखा जो है उसका क्या प्रभाव होता है, सीधी पड़ी आड़ी रेखा और क्षैतिज रेखाओं का क्या प्रभाव होता है, तिरछी रेखाओं, डायगोनल लाइंस के बारे में बताया था, उसका क्या प्रभाव होता है, कोणीय रेखाओं के बारे में बताया था, एक पुंजी रेखाओं के बारे में बताया था, चक्राकार रेखाओं के बारे में बताया था, प्रवाही अथवा लहरदार रेखाओं के बारे में बताया था। तो वो भी आप ई लेक्चर को वापस देख सकते हैं, मैंने उसमें नोट भी डाल रखा है कि क्या क्या चीज़ का लेक्चर कौन सा है। फिर रेखाओं के महत्व के बारे में बताया था। फिर रेखांकन के प्रकार, टाइप्स ऑफ ड्राइंग। एक तो होता है स्वतंत्र रेखांकन, दूसरा स्मृति रेखांकन, तीसरा प्रतिरूपात्मक रेखांकन, चौथा यांत्रिक रेखांकन, सीमांत रेखांकन, सांकेतिक रेखांकन, प्रकृति रेखांकन, वस्तु रेखांकन। ये सारे रेखांकनों के प्रकार बताए थे। फिर उसके बाद में रूप, रेखा का, चित्रकला का दूसरा प्रमुख तत्व है रूप, फॉर्म। तो फॉर्म इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक रिवोल्यूशन ऑफ मैटर। तो रूप के बारे में, रूप वह क्षेत्र या स्थान है जिसका कोई निश्चित आकार होता है, इसके बारे में बताया था। और साधारणतः वस्तु की आकृति को ही रूप कहते हैं। और रूप के वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉर्म्स। साधारणतः रूप 2 प्रकार के होते हैं, पहला नियमित सिमेट्रिकल और दूसरा अनियमित असिमेट्रिकल। और सिमेट्रिकल का जिसके आकार के दोनों भाग समान होते हैं, जैसे वृत्त है, आयत है, चतुर्भुज है। और असिमेट्रिकल जिसके एक दूसरे के भागों में असमानता हो, अनियमित आकार कहलाते हैं। इसके बारे में बताया था मैंने आपको। नेक्स्ट आता है आपका फॉर्म, रूप के प्रकार और प्रभाव। तो इसमें मैंने कुछ बताया था, स्लाइड्स के माध्यम से भी बताया था। आयताकार रेक्टेंगुलर, त्रिभुजाकार ट्रायंगुलर, विलोम त्रिभुजाकार इन्वर्टेड ट्रायंगुलर, वक्राकार कर्व्ड, मुक्ताकार फ्रीफॉर्म। इनके बारे में बताया था कि इनके प्रभाव क्या क्या होते हैं, इसके बारे में बताया था। इम्पोर्टेंस ऑफ फॉर्म्स, रूप का महत्व के बारे में बात की थी मैंने। रूपाकारों में प्रमाण व रंग, रूप व अंतराल क्या प्रभाव डालते हैं उसके बारे में बात की थी। फिर आता है महत्वपूर्ण एक और जो कला का मूल तत्व है, वह वर्ण या रंग, कलर। कलर इज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट रादर देन ऑफ बॉडीज। इट इज नॉट ए एंटाइटी बट ए सेंसेशन कन्वेड टू द माइंड थ्रू मीडिया ऑफ द आईज। तो इसके बारे में बता, रंग प्रकाश का गुण है, ये कोई वस्तु नहीं है,
और इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, बल्कि अक्ष पटल पर मस्तिष्क पर पड़ने वाला प्रभाव है। वर्ण और रंग की गति के बारे में बताया था, प्रिज्म के बारे में बताया था, और प्रिज्म के बारे में इंद्रधनुष सप्तमगी प्रकाश के बारे में बताया आप लोगों को। और जो हमारे आधुनिक कला के कला आंदोलन है और उसमें रंग की प्रेरणा से ही प्रतिपादित हुए हैं, जैसे प्रभाववाद, आगे की कक्षाएं में पढ़ेंगे आप एमए में, प्रभाववाद, बिंदुवाद आदि, इस प्रकार के बारे में बताया था मैंने आपको। उसके अतिरिक्त वर्ण रंग के गुण के बारे में बताया था। वर्ण की रंगत ह्यू, HUE क्या होता है, ह्यू। वर्ण का मान क्या होता है, वैल्यू क्या होती है। वर्ण की सघनता, इंटेंसिटी क्या होती है, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था। फिर रंगों के वर्गीकरण के बारे में बताया था कि प्राथमिक व मुख्य रंग क्या होते हैं, प्राइमरी कलर्स। ब्लू, रेड और येलो प्राइमरी कलर से प्राथमिक रंग है, और द्वितीयक रंग जो दो प्राथमिक रंगों से मिलकर बनते हैं उनको द्वितीयक रंग कहा है। जैसे रेड और ब्लू से वॉयलेट बनता है, और ये ब्लू और येलो से ग्रीन बनता है। तो इस प्रकार के मैंने बताया था। फिर आता है समीपवर्ती वर्ण, मतलब एक ही जात के कलर, जैसे पीला, पीला हरा, हरा आदि ये प्रकार के रंग। फिर पूरक रंग, तो जो मैंने चार्ट डायग्राम में बताया था, तो उसी चार्ट में जो आमने सामने कलर लिखे हुए हैं वो मैंने डायग्राम बना के त्रिभुज, दो त्रिभुजों के साथ में मैंने मिलकर बनाया था, तो वो एक दूसरे के अपोजिट कलर होते हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको समझाया था, बताया था। और इसके बाद में एकाकी रंग, मोनोक्रोम कलर्स क्या होते हैं, एक ही रंगत की विभिन्न रंगतों को एकाकी रंग की श्रेणी में डाला जा सकता है, जैसे लाल, हल्का लाल, गहरा लाल। और उष्ण और शीत रंगों के बारे में बताया था। फिर रंगों के प्रभाव के बारे में बताया था, जिसमें येलो का प्रभाव क्या होता है, नीला का क्या होता है, लाल का क्या होता है, हरे का क्या होता है, नारंगी का क्या होता है, बैंगनी का, सफ़ेद का, काले का, सलेटी या धूमिल रंगों का। इस प्रकार का विवरण मैंने बताया था डायग्राम्स के द्वारा। फिर तान के बारे में, टोन के बारे में, कला के बेसिक एलिमेंट्स टोन के बारे में बात की थी। तो टोन डिनोट्स लाइटनेस एंड डार्कनेस ऑफ ए ह्यू। किसी रंगत के हल्के व गहरेपन को तान कहते हैं। और किसी रंगत को हल्के गहरे रंग से तात्पर्य है कि जिसमें सफ़ेद रंग मिलाने से रंग का तान प्राप्त होता है, उसे आभा कहते हैं। और काला रंग मिलाने से जो रंग प्राप्त होता है उसे छाया कहते हैं। तान का वर्गीकरण छाया, मिडिल, लाइट, डार्क और मीडियम, ये तीन इसका वर्गीकरणों में अंतर्गत आता है। तान के प्रभावों के बारे में बात कर रहा था। चित्रदल का विभाजन होता है, परिवर्तन पद्धति होती है और क्रम स्थापना होती है। उसके बाद में तान के महत्व के बारे में बात करी थी, इंपॉर्टेंस ऑफ टोन के बारे में बात की थी हमने। फिर आता है पोत, टेक्सचर इज द कैरेक्टर ऑफ द सरफेस। किसी वस्तु का सतह उसका पोत होता है, तो पोतों के बारे में बात की थी। टेक्सचर जिसको समझ रहे हैं आप, जिसमें पोत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सचर, प्राकृतिक पोत, नेचुरल टेक्सचर जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं, जैसे पत्ती का टेक्सचर ये वह। अनुकृत पोत, कॉपीड टेक्सचर, किसी कृत्रिम बनाई हुई चीज़ से बनाना, उसको अनुकृत पोत कहते हैं। सृजित पोत, क्रिएटेड टेक्सचर, अपने कलाकार अपने विवेक से जो टेक्सचर बनाता है उसको सृजित पोत कहेंगे। पोत और मूर्तिकला के बारे में बताया था। पोत के प्रकार एवं प्रभाव के बारे में बताया था। पोत के महत्व के बारे में आपको मैंने डायग्राम से डिटेल में बताया था। फिर नेक्स्ट आपका है अंतराल, स्पेस डिवीजन, अंतराल विभाजन। द आर्टिस्ट हु वर्क्स इन 2 dimensions begins by making on a flat surface this is his space, SPACE। तो अंतराल जो कलाकार चित्र धरातल पर जो काम करता है वो उसका अंतराल होता है ना। ये बारे में मैंने आपके बात की थी, स्पेस डिवीजन के बारे में बात की थी। कलाकार कोई भी धरातल पर कोई भी चित्र को अंकित करता है तो स्पेस उसका सक्रिय हो जाता है, तो वो बनाने का उसने प्रयास किया था। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ये ई रिवीजन जो कर रहे हैं, हमारा ई लेक्चर्स में रिवीजन जो कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से आपको देखना चाहिए। बहुत ही अच्छा ई रिवीजन कर रहे हैं अपन, और अधिक से अधिक संख्या में देख रहे हो तो मुझे अच्छा लगता है कि भाई आप देख रहे हैं। और इनको ई रिविजन्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें। सबमिशन फाइल आप जमा करवाने की तैयारियां कर लें, असाइनमेंट जमा करवाने की तैयारियां कर लें, स्केचिंग वगैरह सब बना लें,
और आप इन ई लेक्चर्स को अधिक से अधिक देखें। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो मुझसे शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें, तो निश्चित रूप से मैं आपको और अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करूँगा। थैंक यू वेरी मच।